आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं व्याकरण विभाग से जो विषय आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस विषय का नाम है वाक्य के भेद। विषय का नाम वाक्य के भेद। देखा जाए यह विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय 2 अंक के लिए हमें पूछा जाता है परीक्षा में। 1 अंक भेद पहचानने के लिए आता है और 1 अंक परिवर्तन करने के लिए आता है। तो आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं वाक्य के भेदों को पढ़ने के लिए। वाक्य के भेद को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आई रिपीट अगेन, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब ही होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे पिताजी कल शहर जाएंगे। अब यहाँ पर 4 शब्द हैं, पिताजी कल शहर जाएंगे, और हर एक शब्द मीनिंगफुल है और इन चारों शब्दों के मेल से एक वाक्य बना, और वह वाक्य क्या है? वह वाक्य क्या है? मीनिंगफुल है। तो शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। रमा ने गाना गाया, यहां पर भी ये 4 शब्दों के मेल से एक वाक्य बना है और इस वाक्य का भी अपने आप में क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हमने क्या कहा? वाक्य कहा। तो आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। पहला सरल वाक्य, जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा जो है मिश्र वाक्य, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, ये है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ समझते हैं सरल वाक्य कहते किसे हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जिस वाक्य में एक ही कर्ता अर्थात एक ही सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के द्वारा एक ही क्रिया की गई हो, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अब आपके सामने 2 उदाहरण हैं। राम बांसुरी बजा रहा है। अब इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जा रही है, एक ही क्रिया हो रही है। वो कौन सी क्रिया है? बांसुरी बजाने की क्रिया। और ये कौन कर रहा है? राम। यानी इस वाक्य में कर्ता राम है, जो कि संख्या में 1 है, और बांसुरी बजा रहा है, ये क्या है? उसके द्वारा की गई क्रिया है, और उसकी संख्या भी कितनी है? 1 है। दूसरा वाक्य, रीमा स्कूल जाती है। रीमा कहाँ जाती है? स्कूल। तो यहाँ पर रीमा क्या है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट है, और रीमा के द्वारा क्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। वो कौन सी क्रिया कर रही है? स्कूल जाने की क्रिया कर रही है। तो दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही है और उस कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया की जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आई रिपीट, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या हो? सरल वाक्य हो, और ये सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राजीव सुबह बाजार गया और शाम को लौट आया। अब यहाँ पर देखिए, 2 सरल वाक्य है, 2 कंप्लीट सेंटेंस है।
राजीव सुबह बाजार गया, एक सरल वाक्य। शाम को लौट आया, ये दूसरा सरल वाक्य। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है, यहां पर कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यहां पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अगला, पिताजी बीमार थे इसलिए दफ्तर न जा सके। अब यहां पर दो वाक्य है, पिताजी बीमार थे एक सरल वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या है? दफ्तर न जा सके दूसरा सरल वाक्य। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द। कौन कर रहा है? और शब्द। तो ये इसलिए, सॉरी, यहाँ पर इसलिए शब्द ये वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। सॉरी, आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है, बच्चे खेलते ही नहीं बल्कि पढ़ते भी हैं। इस वाक्य में भी दो सरल वाक्य हैं और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बल्कि शब्द। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द आता है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल हमने, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। तो उसने बहुत परिश्रम किया एक वाक्य हुआ, और सफल नहीं हो सका ये दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किंतु शब्द कर रहा है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। तो दोनों ही वाक्यों में क्या है? और शब्द कंजंक्शन का काम कर रहा है। आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द कौन कौन से होते हैं जो वाक्यों के बीच में लगते हैं। और, पर, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा, लेकिन आदि शब्द इसमें जुड़ते हैं। कहां पर? संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझा होगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जब नया वीडियो आए तो सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगला है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, एक मेन सेंटेंस हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य, उस पर डिपेंडेंट सेंटेंस हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, एक मेन सेंटेंस हो और दूसरा जो है उस पर आश्रित वाक्य हो, निर्भर वाक्य हो, उस पर डिपेंडेंट सेंटेंस हो, ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, मास्टर जी ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है। अब मास्टर जी ने बताया, ये वाक्य कंप्लीट है क्या? नहीं। मास्टर जी ने बताया यानी आगे सेंटेंस आने वाला है, और यहां पर सेंटेंस आया कल स्कूल में छुट्टी है, और इस वाक्य पर ये वाक्य क्या है? निर्भर है, आश्रित है। और दोनों वाक्यों के बीच में की क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, योजक शब्द के रूप में आया है, इस वाक्य को जोड़ने के लिए आया है। मास्टर जी ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है। तो एक मुख्य वाक्य है और दूसरा जो है उस पर आश्रित वाक्य है, उस पर निर्भर वाक्य है, उस पर डिपेंडेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लिखता रहूंगा। अब यहां पर वाक्य है जब तक जिंदा रहूंगा, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। तो जब तक जिंदा रहूंगा ये मुख्य वाक्य है, और तब तक लिखता रहूंगा ये उस पर आश्रित वाक्य है। किस पर? ये वाक्य पर। ये वाक्य क्या है? डिपेंडेंट है। तो जब तक और तब तक ये क्या है? योजक शब्द हैं। अगर ये दोनों शब्द हटा दो तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा क्या? नहीं। हटा दीजिए, जिंदा रहूंगा लिखता रहूंगा, सेंटेंस मीनिंगफुल है क्या? नहीं। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लिखता रहूंगा, ये सेंटेंस मीनिंगफुल है कि नहीं? ये सेंटेंस मीनिंगफुल है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है। नेक्स्ट है, जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया वैसे ही वह घर के बाहर चला गया। अब इसमें भी दो शब्द आए हैं, जैसे और वैसे। जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया ये मुख्य वाक्य है, और वैसे ही वह घर से बाहर चला गया, घर के बाहर चला गया, ये उस पर आश्रित वाक्य है, इस वाक्य पर निर्भर वाक्य है। और आप देख रहे हैं
ज्यादातर जो मिश्र वाक्य में जो शब्द होते हैं ना, योजक शब्द, वो ज से स्टार्ट होते हैं। जैसे जो, वह, जो डर गया वह मर गया, जैसा वैसा, जैसा करना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यदि तो, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करते, जब तक तब, यानी जब तुम आओगे तब मैं चलूंगा, जब तक तब तक। आपने सेकंड वाक्य देखा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लिखता रहूंगा। और पहला की जो है, आपने देखा पहला वाक्य मास्टर जी ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, कि यहाँ पर एक वाक्य मुख्य वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित वाक्य होगा, डिपेंडेंट होगा। जैसे कहूं मैं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर दोनों वाक्य को आपने देखा सुना, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों जो भेद हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आप लोगों को समझा होगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर भेदों को देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। पहला भेद है आपके सामने है विधानार्थक वाक्य। क्या है? विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में, जिस वाक्य से किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब यहां पर एक वाक्य है, गीता गीत गाती है। अब यहां पर गीता के द्वारा क्या किया जा रहा है? गीत गाया जा रहा है, यानी क्रिया हो रही। किसके द्वारा? गीता के द्वारा। गीता कौन सा कार्य कर रही है? गीत गाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ इस वाक्य से क्रिया के होने का बोध हो रहा है, और ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? गीता के द्वारा। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो कृष्ण के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य? बांसुरी बजाने का कार्य। तो दोनों ही वाक्यों से कार्य होने का बोध हो रहा है। तो जब ऐसा वाक्य आए तो हमें क्या समझना चाहिए? ये विधानार्थक वाक्य है। लतिका ने पत्र लिखा, तीसरा वाक्य, लतिका ने पत्र लिखा। इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चला कि यहाँ पर लतिका के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य? पत्र लिखने का कार्य। तो इस वाक्य से कार्य होने का बोध हो रहा है। तो ये विधानार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो। आई रिपीट, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, गीता बाजार न जा सके। जिस वाक्य में न और नहीं, और एक और वाक्य आपके सामने है, तुम यह कार्य मत करना, जहां पर ये 3 शब्द दिखे तो आप आंख बंद करके आंसर लिखिए। निषेधार्थक वाक्य। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं शब्द जुड़ने से यह वाक्य क्या हुआ? निगेटिव हुआ। गीता बाजार न जा सकी, न आने से यह वाक्य क्या हुआ? निषेधार्थक हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। तुम यह कार्य मत करना, मत शब्द से भी क्या हो रहा है? यह वाक्य निषेधार्थक हो रहा है। तो तीनों वाक्य निषेधार्थक है। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, श्याम के पिताजी कहाँ काम करते हैं। अब यहाँ पर कहाँ शब्द के द्वारा स्थान के बारे में क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्याम के पिताजी कहाँ काम करते हैं। तुम कितने भाई बहन हो। अब यहाँ पर कितने शब्द के द्वारा भाई बहन के बारे में क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कब आए, तुम कैसे हो। अगर कब, कहां, कैसे, किसका, अगर ये शब्द आता है वाक्य में और हमारा वाक्य क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक हो जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट,
आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब यहां पर वाक्य क्या है, तुम अपना काम करो। इस वाक्य को हमने पढ़ा और पढ़ करके हमें किसका बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। तुम अपना काम करो, ये क्या है, आदेश है। कृपया शांति बनाए रखे, ये क्या है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। तुम अपने घर जाओ, ये वाक्य पढ़ करके हमें किसका बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है। तो जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश और प्रार्थना का बोध हो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य, नफरत आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य आपके सामने है, अरे तुम आ गए। इस वाक्य को पढ़ने से हमें किसका बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य को भी हमने पढ़ा और पढ़ करके हमें किसका बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है, छी तुम झूठ बोलते हो। इस वाक्य को पढ़ने से हमें किसका बोध हो रहा है, नफरत का बोध हो रहा है। तो जहां पर सुख, दुख, आश्चर्य, नफरत आदि का बोध होता है ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हम दुख का कोई शब्द लें, कोई वाक्य बनाएं, ओह गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हाय रमा नाली में गिर पड़ी। तो यहां पर दुख का बोध हो रहा है इन वाक्यों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी बात के संदेह का बोध होता है, डाउट का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद पुलिस गांव में पहुंच गई होगी। अब जहां ज्यादातर सेंटेंसों में शायद, हो सकता है, संभवतः अगर आता है शब्द तो आप आंख मूंद करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। शायद पुलिस गांव में पहुंच गई होगी, तो पुलिस कहां पहुंची होगी, गांव में। तो पहुंची है या नहीं पहुंची है, इस कार्य को लेकर के, इस बात को लेकर के यहां पर क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, संदेह का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हो सकता है आज बारिश हो, तो यानी बारिश का होना ये क्या है, क्रिया है। तो हो सकता है आज बारिश हो, इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि बारिश होगी या नहीं होगी, यानी कार्य के होने को लेकर के यहां पर क्या हो रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। आखिरी का वाक्य, बाबूजी घर पहुंच गए होंगे। अब यहां पर भी इस वाक्य को पढ़ करके हमें इस बात की जानकारी हो रही है कि कार्य के होने को लेकर के यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है, संदेह का बोध हो रहा है, डाउट का पता चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना आदि प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सफल बनाए, ये क्या है, इच्छा। नया वर्ष तुम्हारे लिए अच्छा हो, ये क्या है, इच्छा, शुभकामना। तुम हमेशा जीत हासिल करो, ये क्या है, इच्छा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना का बोध होता है ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तुम दीर्घायु जीवित रहो, ये क्या है, शुभकामना, एक इच्छा। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल हो जाते। तो सफल कब होगे, जब मेहनत करोगे। यहां पर इस वाक्य में मेहनत की तरफ क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। तो अगर ऐसा वाक्य आए तो आप क्या लिखोगे, संकेतवाचक वाक्य।
दूसरा, मेरा घर उधर है। तो यहां पर वाक्य जो है मेरा घर उधर है, किधर है? उधर। उधर कहने से क्या हो रहा है? घर की तरफ संकेत किया जा रहा है। नेक्स्ट, यदि गर्मी पड़ती तो बारिश होती। अब यहां पर बारिश तब होती जब गर्मी पड़ती, तो यहां पर गर्मी को लेकर के क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी तभी क्या होगी? बारिश होगी। तो गर्मी की तरफ यहां पे संकेत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझा होगा। आगे की तरफ पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानिए। ये कुछ वाक्य हैं जो हमारे सामने आएंगे और हमें पहचानना है ये कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य। पहला वाक्य आपके सामने है, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही। यहां पर दो सरल वाक्य है। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, एक सरल वाक्य। गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, दूसरा सरल वाक्य। दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और शब्द। इसलिए ये वाक्य कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा वाक्य है, तो आप सोच में पड़ जाओगे और फिर कहोगे हाँ ये संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि आपने इस वाक्य में और शब्द देखा। नहीं, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। अब बोलोगे कैसे नहीं है? मैं बताता हूं। यहां पर कोई दो सरल वाक्य है क्या? नहीं। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। एक शब्द है मुस्कान, दूसरा शब्द है उत्सुकता। दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द आया है। और यहां पर दो वाक्यों को, दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आया है? और शब्द आया है। तो दो शब्दों को यहां पर जोड़ रहा है ये और शब्द। इसलिए ये क्या है? सरल वाक्य है। ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। अब उसे देख देख बड़ा जी करता, ये क्या है? ये क्या है? ये मेन सेंटेंस है, मुख्य वाक्य है। और इस पर ये क्या है? डिपेंडेंट सेंटेंस है, मौका मिलते ही उसे चलाऊं। तो ये आपका मिश्र वाक्य है और यहां पर की जो है योजक शब्द के रूप में जुड़ा हुआ है। पहला वाक्य संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल और तीसरा मिश्र। चौथा, अभी समाज में यह पता चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। यहां पर दो कंप्लीट सेंटेंस है, दो सरल वाक्य है। अभी समाज में यह पता चल रहा है, एक सरल वाक्य। लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, दूसरा सरल वाक्य। दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम यहां पर क्योंकि शब्द कर रहा है। नेक्स्ट है, मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। अब यहां पर दो कंप्लीट सेंटेंस है क्या? नहीं। यहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है क्या? नहीं। तो जब दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द नहीं है, दो वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और उस पर एक आश्रित वाक्य, अगर ऐसा होता तो मिश्र वाक्य होता, लेकिन वो भी नहीं है। तो अगर दोनों नहीं है तो ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। अगला, आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। तो आप उस गांव में जाएंगे, एक वाक्य मतलब मुख्य वाक्य हुआ। और आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी, ये इस वाक्य पर निर्भर वाक्य, डिपेंडेंट सेंटेंस है। और इसमें तो शब्द क्या है? योजक शब्द के रूप में आया है। तो ये कैसा वाक्य है? ये है आपका मिश्र वाक्य। तो ये रचना के आधार पर जो भेद पहचानना था हमने यहां तक देख लिया। अब हमें अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना देखना है, उसका आंसर देखना है। मानो इतना ही बोल सकी, ये विधानार्थक वाक्य है और इसे प्रश्नार्थक वाक्य में चेंज करना है। तो क्या होगा आंसर? क्या मानो इतना ही बोल सकी। अब यहाँ पे क्या शब्द आया तो हमारा वाक्य क्या हुआ? प्रश्नार्थक हुआ और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगा है। थोड़ी बातें हुई
निषेधार्थ, ये विधानार्थक वाक्य है, इसे निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। अब यहां पर उसका आंसर क्या हुआ? ज्यादा बातें नहीं हुई। ज्यादा बातें नहीं हुई मतलब क्या हुआ? थोड़ी बातें हुई। तो ये इसका परिवर्तित रूप है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। ये विस्मय, ये विधानार्थक वाक्य है, इससे विस्मयार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो यहां पर क्या शब्द जुड़ेगा कि विस्मयार्थक हो जाएगा? ओह, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। एक और शब्द हो सकता है आह या हाय, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। आखिरी का वाक्य, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इससे हमें आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो वाक्य क्या हुआ? तुम अपना ख्याल रखो। ये आपका वाक्य के भेद था और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट के द्वारा आप अपना डाउट पूछ सकते हो। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।